अराजी तो एक ऑर्डिनरी स्लीप ड्राइव्ड ऑफिस वर्कर था जो अपनी कंपनी के मैंडेटरी फंड टीम बॉन्डिंग ट्रिप से वापस आ रहा था। लेकिन अचानक उनकी बस का एक्सीडेंट हो गया और अराजी तो अपने सारे कोवर्कर के साथ मारा गया। जब अराजी तो आफ्टर लाइफ पहुंचता है तो वह सिचुएशन को जल्दी एनालाइज कर लेता है और समझ जाता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। अब सब लोग लाइन में खड़े थे ताकि उनका रीइंकार्नेशन हो सके। पहले तो अराजी तो थोड़ा अपसेट होता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अब उसे कल से ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए रीइंकार्नेशन का आइडिया उतना भी बुरा नहीं होता। जब फाइनली उसकी बारी आती है तो उसकी मुलाकात उसकी गाइड से होती है, लेकिन गाइड उसे ज्यादा कुछ बात नहीं करती। वो बस अराजितो को एक कार्ड दे देती है और कहती है कि नई दुनिया में पहुंचते ही सबसे पहले गिल्ड जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेना। अराजितो गिल्ड के बारे में कुछ पूछ पाता उससे पहले ही गाइड उसे आगे धक्का दे देती है और उसका रीइंकार्नेशन लैब्रिंथ कंट्री में हो जाता है। अराजितो के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए वो गाइड की बात मानकर सीधा गिल्ड की तरफ चला जाता है। गिल्ड पहुंचने पर वो देखता है कि उसकी कंपनी यूनिफॉर्म पहनी हुई एक लड़की पहले से रिसेप्शन डेस्क पर खड़ी है। उसे याद आता है कि वो भी उसी बस में थी। उस लड़की का नाम सुजुनो था। इवैल्यूएशन के बाद उसे श्राइन मेडन का जॉब दिया गया था। रिसेप्शनिस्ट का शुक्रिया अदा करके सुजुमे गिल्ड के बाहर निकलने ही वाली होती है, तभी एक लड़की उसके सामने आकर उसका ध्यान खींच लेती है। सुजुमे सोचती है कि शायद उसे कोई गलती हो गई है क्योंकि वो अभी नई है, लेकिन एलिसा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। उसे पहले ही पता है कि जो भी पहली बार गिल्ड में रजिस्ट्रेशन करता है वो नया इनकार्नेट इंसान होता है। एलिसा बताती है कि वो अपनी पार्टी के लिए एक रियर गार्ड ढूंढ रही है क्योंकि उसके वैनगार्ड जॉब में एक बड़ी वीकनेस है। गिल्ड के दूसरे लोग एलिसा को फिर से एक न्यूबी रिक्रूट करते देखकर हंसी मजाक करते हैं। वो लोग बेट लगाते हैं कि सुजुने कितनी देर में एलिसा की पार्टी छोड़ देगी। उनका मानना है कि जब तक एलिसा के पास वो हैंडीकैप है तब तक वो कभी जिंदा आगे नहीं बढ़ पाएगी। आराजी तो ये सब सुन लेता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता है कि वो इस हैंडीकैप की बात क्यों कर रहे हैं। एलिसा सुजुनो से बार बार रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी पार्टी ज्वाइन कर ले। सबकी हैरानी के लिए सुजुने उसकी रिक्वेस्ट मान लेती है। एलिसा को उम्मीद है कि र्यूमर सुनने के बाद सुजुने मना कर देगी, इसलिए वो दोबारा पूछती है कि वो श्योर है ना। सुजुने कहती है कि हाँ मैं श्योर ही हूँ। उसके बाद दोनों अपनी पहली मिशन के लिए गिल्ड से निकल जाती हैं। उनके जाने के बाद रिसेप्शनिस्ट आरजितो को बुलाती है और पूछती है कि क्या वो भी रजिस्ट्रेशन के लिए आया है। आरजितो हाँ में जवाब देता है। रिसेप्शनिस्ट उसे काउंटर के पास आने को कहती है। वो अपना नाम लोइशा बताती है। लोइशा समझाती है कि लैब्रिंथ कंट्री में सिर्फ रजिस्ट्रेशन एडवेंचर्स को ही लैब्रिंथ में जाने की परमिशन होती है, इसलिए आरजितो को भी ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वो आराजितो को उसका लाइसेंस कार्ड मांगती है, लेकिन कार्ड देने से पहले आराजितो पूछता है कि लैब्रिंथ कंट्री का मतलब क्या है। लोइशा बताती है कि ये एक ऐसी कंट्री है जहां बहुत सारे स्नीकर्स लैब्रिंथ एक्सप्लोर करते हैं और उनकी मदद करने वाले लोग भी रहते हैं। हर कुछ समय बाद लोगों की सोल्स यहाँ रीइंकार्नेट होती हैं और वो स्नीकर्स के रूप में नई जिंदगी शुरू करते हैं, इसलिए यहाँ के लोग इस प्रोसेस के आदत डाल चुके हैं। आराजितो को भी याद नहीं आ रहा कि उसकी डेथ कैसे हुई थी, लेकिन उसे इतना समझ आ गया है कि यहाँ क्या चल रहा है। फिर वो लुइसा से पूछता है कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। लुइसा बताती है कि प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, उसे बस अपनी पसंद का एक जॉब चूज करना होगा। अगर सिस्टम को लगेगा कि उसकी स्किल्स उस जॉब के लिए सुटेबल है तो रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा। आराची तो थोड़ी देर सोचता है। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आती है जहाँ उसका मैनेजर उसे हद से ज्यादा काम करवाता था। अब वो दोबारा वैसी लाइफ नहीं जीना चाहता, इसलिए वो ऐसी जॉब लेना चाहता था जिसमें आराम से और टेंशन फ्री जिंदगी जी सके। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे उसके मैनेजर की तेज आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। उस मैनेजर का नाम इग्राशी था। आराजितो को यकीन नहीं होता कि वो भी यहाँ आ गई है। फिर उसे याद आता है कि पूरी टीम की डेथ हुई थी, इसलिए उसका यहाँ होना नॉर्मल बात है। इराग्रिशी अभी भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये सब सच है। उसे सब कुछ किसी कॉस्प्ले इवेंट जैसा लग रहा था, लेकिन वो कहती कि अब उन्हें इस दुनिया की रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी। यहाँ सरवाइव करने के लिए मॉन्स्टर से लड़ना ही पड़ेगा। अराजितो पूछता है कि उसका क्या मतलब है। इराग्रिशी बताती है कि यहाँ के स्नीकर्स इसी तरह अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, इसलिए उन्हें भी वही करना पड़ेगा। फिर इराग्रिशी अराजितो से पूछती है कि क्या उसने अपनी जॉब चूज कर ली है। अराजितो को अंदाजा हो जाता है कि उसकी बॉसी पर्सनैलिटी देखकर शायद वो उस पर अपनी मर्जी का जॉब थोपने वाली है, इसलिए वो जल्दी से टॉपिक बदल देता है और इग्राशी से पूछता है कि उसने कौन सी जॉब चूज किया। इग्राशी थोड़ी नाराज होती है कि अराजितो अभी भी उससे इतनी फॉर्मेलिटी से बात कर रहा है। वो कहती है कि अब वो उसकी बॉस नहीं है और चाहती थी कि दोनों एक इक्वल रिलेशनशिप से बात करें। फिर वो बताती कि उसने वेलकरी का जॉब चूज किया है। इस जॉब की वजह से वो स्पिरिट मैजिक यूज कर सकती है। अराजितो कहता है कि ये काफी इंप्रेसिव जॉब लगता है।
इग्राशी समझाती है कि किसी पार्टी की स्ट्रेंथ इस बात पर डिपेंड करती है कि कितने काम अलग अलग मेंबर्स के बीच डिवाइड किया जा सकता है। अराजी तो उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वो भी ऐसा जॉब चूज करेगा जो फ्यूचर में उसके पार्टी मेंबर्स के काम आ सके। ये बात सुनकर इग्राशी सरप्राइज हो जाती है। वो सोच रही थी कि अराजी तो उसके साथ पार्टी बनाने की बात करेगा, लेकिन अराजितो के दिमाग में ऐसा कोई ख्याल नहीं आता। ये देखकर इग्राशी अंदर ही अंदर थोड़ी डिसअपॉइंटेड हो जाती है। फिर वो अपनी फीलिंग्स छुपाते हुए उसकी गुड बाय बोलकर वहां से चली जाती है। इग्राशी के जाने के बाद अराजितो सोचता है कि आज वो हमेशा से थोड़ी अलग बिहेव कर रही थी, लेकिन वो मान लेता है कि शायद रीइंकार्नेशन की वजह से वो भी अभी शॉक में होगी। तभी लुइसा दोबारा पूछती है कि क्या अराजितो अपने जॉब चूज करने के लिए रेडी है, लेकिन अराजितो अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि क्या करे। इसलिए लुइसा जॉब्स के बारे में और डिटेल में समझाने लगती है। वो बताती है कि हर स्नीकर को जॉब उसके कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स ये बताते हैं कि किसी पार्टी के ओवरऑल परफॉर्मेंस में किसी मेंबर का कितना कंट्रीब्यूशन था। इसमें मॉन्स्टर्स को हराना, ट्रेजर ढूंढना और टीममेट को बचाना सब कुछ इंक्लूड होता है। जितने ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स होंगे, लीडर बोर्ड में उतने ही ऊपर रैंक होगी और लीडर बोर्ड की रैंक ही लेबरेंथ कंट्री में तुम्हारी स्टेटस डिसाइड करती है। इसी से डिसाइड होता है कि तुम अच्छा खाना खाओगे या फिर रात में ठंड से सो जाओगे। ये सुनकर अराजितो डिसाइड करता है कि उसे ऐसा जॉब लेना चाहिए जिसकी डिमांड ज्यादा हो। उसे एलिशा की बात याद आती है जो रियर गार्ड ढूंढ रही थी। इसलिए वो लुइसा से पूछता है क्या रियर गार्ड की डिमांड ज्यादा होती है। लुइसा तुरंत हाँ कहती है। वो बताती है कि रियर गार्ड पार्टी को पीछे से सपोर्ट करता है और मिशन की सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सुनकर अराजितो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सीधा रियर गार्ड ही लिख देता है, लेकिन उससे ये नहीं पता था कि रियर गार्ड सिर्फ सपोर्ट जॉब्स का एक जनरल कैटेगरी नाम है। जब लुइसा उसका फॉर्म देखती है तो वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है। उसने पहले कभी किसी को जॉब के नाम की जगह सिर्फ रियर गार्ड लिखते हुए नहीं देखा था। अब उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि अराजितो की एक्चुअल एबिलिटीज क्या होंगी। लुइसा थोड़ी परेशान होकर अराजितो से कहती कि शायद उसे पार्टी ढूंढने में काफी दिक्कत होगी। उसे लगता है कि इस सिचुएशन के लिए कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि उसने जॉब्स को ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया था। इसलिए अराजितो की मदद के लिए वो उसे कुछ मर्सनरी टिकट्स दे देती है। वो बताती कि जब तक अराजितो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस समझ नहीं लेता तब तक वो इन टिकट्स का यूज कर सकता है। अपने जॉब कार्ड को देखकर अराजितो नोटिस करता है कि उसके पास काफी सारे सपोर्ट स्किल्स अवेलेबल हैं। उनमें डिफेंस सपोर्ट, अटैक सपोर्ट और रिकवरी सपोर्ट जैसे कई ऑप्शंस मौजूद थे। सारी स्किल्स काफी यूजफुल लग रही थी, लेकिन फिलहाल अराजितो को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट अपनी डिफेंस बढ़ाने में था। डिफेंस सपोर्ट के बारे में सोचने के बाद वो रिकवरी सपोर्ट में भी पॉइंट लगाने का सोचता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है। उसे नहीं पता था कि इस दुनिया में हीलिंग पोशंस या हीलिंग के और भी मेथड्स होते हैं या नहीं, इसलिए वो अपना पहला स्किल पॉइंट डिफेंस सपोर्ट में ही इन्वेस्ट कर देता है। स्किल एक्टिवेट करने के बाद उसे अपनी बॉडी में कोई भी नोटिसेबल चेंज महसूस नहीं होता और उसके पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि उसने सही डिसीजन लिया भी है या फिर नहीं। ये बात तभी पता चलेगी जब किसी पार्टी के साथ एक्चुअल बैटल करेगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि फिलहाल जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद वो मर्सनरी गिल्ड की तरफ चला जाता है ताकि दिए गए टिकट्स का यूज कर सके। वहां उसे बताया जाता है कि एक टिकट के बदले वो टेम्पोररी बेसिस पर एक मर्सनरी हायर कर सकता है जो उसके साथ लड़ेगा। अराजितो रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक ऐसा वैनगार्ड फाइटर दिया जाए जो शील्ड यूज करता हो, लेकिन अटेंडेंट बताती कि उनके पास सिर्फ एक ही मर्सनरी बची है। वो एक लिजर्ड वुमेन है। हालांकि उसका जॉब रुकी है, लेकिन वो काफी यूजफुल साबित होगी। अराजितो का असली मकसद सिर्फ अपने सपोर्ट स्पेल्स टेस्ट करना था, इसलिए वो बिना ज्यादा सोचे उस लिजर्ड वुमेन को हायर कर लेता है। अटेंडेंट उसे बुलाने के लिए अंदर चली जाती है। उसके जाने के बाद अराजितो सोचने लगता है कि पता नहीं एक लिजर्ड वुमन कैसी दिखती होगी, लेकिन जब अटेंडेंट वापस आती है तो अराजितो उसे देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है। उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी होती है। अटेंडेंट बताती कि उसका नाम ट्रीसा है। अराजितो को यकीन नहीं होता कि वो सच में एक लिजर्ड पर्सन है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह दिख रही होती है। अटेंडेंट अराजिता की कंफ्यूजन देखकर समझाती है कि टेरिशा पहले एक ह्यूमन थी। ये बात सुनकर अराजितो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तब अटेंडेंट बताती कि अगर किसी ह्यूमन को लेबरेंथ के अंदर कोई मॉन्स्टर मार देता है तो वो डेमी ह्यूमन बन जाता है। कुछ स्पेशल केसेस में उन्हें दोबारा उनके ओरिजिनल ह्यूमन फॉर्म में वापस लाया जा सकता है। ट्रीसा के साथ भी वही हुआ था। हालांकि उसका ह्यूमन फॉर्म वापस आ गया था, लेकिन अब उसे नॉर्मली बात नहीं की जा सकती थी। इस स्टेट में वो सिर्फ दिए गए ऑर्डर्स को ही फॉलो कर सकती थी। ये सब देखकर अराजितो को ये अरेंजमेंट थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अगर उसे इस दुनिया में आगे बढ़ना है तो उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है।
इसलिए वो टेरिशा से अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि अब कुछ समय के लिए वो उसका साथ काम करेगी। अराजितो को एक छोटी सी लड़की को अपने लिए लड़ते देखकर बुरा लगता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि सबसे वीक मॉन्स्टर को ही ढूंढेगा। उसका प्लान सिर्फ अपने सपोर्ट स्पेल्स को टेस्ट करना था। उसके बाद वो सीधा घर लौट जाएगा। जब वो लेब्रिंथ के एंट्रेंस पर पहुंचता है तब कुछ स्नीकर्स उसे देखकर उसके पास आते हैं। उन्हें देखकर समझ आ जाता है कि अराजितो एक न्यूबी है। उनका ग्रुप का लीडर रेबो था। रेबो बताता है कि उनकी टीम लेब्रिंथ रेस्क्यू टीम के नाम से काम करती है। अगर कोई स्नीकर डंजन के अंदर इंजर्ड हो जाए और चल ना सके तो उनकी टीम उसे बाहर निकालने जाती है, लेकिन वो लोग एक ही वक्त में हर जगह मौजूद नहीं हो सकते। इसलिए रेबो अराजितो को बहुत केयरफुल रहने की वार्निंग देता है। अराजितो पूछता है कि क्या डंजन सच में इतना डेंजरस है। रेबो कहता है कि जब तक उसके साथ एक मर्सनरी है तब तक उसे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस उसे अपने लेवल से ऊपर के मॉन्स्टर को टारगेट नहीं करना चाहिए। लेकिन रेबो एक और इम्पोर्टेंट वार्निंग देता है। वो कहता है कि अगर कभी भी उसका सामना किसी नेम्ड मॉन्स्टर से हो जाए तो बिना लड़े तुरंत भाग जाना, क्योंकि उस जैसे न्यूबी के लिए ऐसे मॉन्स्टर को हराना बिल्कुल नामुमकिन है। अराजितो उसका शुक्रिया अदा करता है और वार्निंग याद रखने का प्रॉमिस करता है। उसके बाद वो लेबिरिंथ के अंदर एंटर कर जाता है। जैसे ही अराजितो और टेरिशा अंदर जाते हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा खुला फील्ड आ जाता है। थोड़ी ही देर बाद उनका सामना पहले मॉन्स्टर से होता है। मॉन्स्टर देखने में एक छोटा और हार्मलेस जैसा लग रहा था। अराजितो सोचता कि ये कोई खास खतरा तो नहीं होगा, लेकिन टेरेसा अच्छी तरह जानती कि वो मॉन्स्टर कितना डेंजरस है। जैसे ही मॉन्स्टर अटैक करने वाला होता है टेरिशा तुरंत अराजितो के सामने खुद आ जाती है और उसके अटैक्स को ब्लॉक कर देती है। तब अराजितो ये देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है कि उस अटैक ने टेरिशा की लाइफ का काफी बड़ा हिस्सा कम कर दिया। उसे यकीन नहीं होता कि एक लेवल 1 मॉन्स्टर इतना पावरफुल हो सकता है। मॉन्स्टर दोबारा अटैक करता है। टेरिशा फिर से उसका अटैक ब्लॉक कर लेती है, लेकिन वो ज्यादा देर ऐसे नहीं टिक सकती थी, इसलिए अराजितो को जल्दी कुछ करना जरूरी था। तभी उसे अपना पहला अनलॉक किया हुआ डिफेंस सपोर्ट स्किल याद आता है। वो तुरंत टेरिशा के अराउंड एक शील्ड क्रिएट कर देता है। शील्ड टेरिशा को मॉन्स्टर के अटैक से प्रोटेक्ट कर लेता है। उसके बाद अराजितो अपनी स्लाइंग शॉट से एक पैलेट चलाकर मॉन्स्टर को स्टन कर देता है। मौका मिलते ही टेरिशा अपनी तलवार से मॉन्स्टर को बीच से काट देती है। मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। अराजितो चैन की सांस लेता है कि वो मॉन्स्टर को हरा पाया, लेकिन उसे टेरिशा की बुरी हालत देखकर थोड़ा गिल्ट भी होता है। उसे लगता है कि अगर उसने शुरू से ही डिफेंस सपोर्ट यूज किया होता तो टेरिशा इतनी हर्ट नहीं होती। वो टेरिशा से फिर माफी भी मांगता है। वो कहता है कि पहले उसने सिचुएशन को सीरियस नहीं लिया था, लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि ये लाइफ और डेथ का मैटर है। अब से वो भी टेरिशा को उतनी ही मेहनत से प्रोटेक्ट करेगा जितना टेरिशा उसकी प्रोटेक्शन कर रही है। उसके बाद वो टेरिशा से पूछता है कि क्या वो सरफेस पर वापस जाना चाहेगी, क्योंकि वो काफी हर्ट हो चुकी है। लेकिन टेरिशा सिर्फ सिर हिलाकर सिग्नल देती है कि वो आगे बढ़ना चाहती है। तभी दोनों को थोड़ी दूर से किसी की चीख सुनाई देती है। दोनों तुरंत पहाड़ी के नीचे की तरफ दौड़ते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि एक पार्टी का सामना एक नेम्ड मॉन्स्टर से हो गया है। उस पार्टी में लिगार्शी भी मौजूद थी। अराजितो तो एक नजर में ही समझ जाता है कि सिचुएशन बहुत खराब है। जैसे ही मॉन्स्टर एक एडवेंचरर पर अटैक करता है, एक राशि अपना ब्लिंक स्टेप स्किल एक्टिवेट करती है। वो उस एडवेंचरर को जोर से धक्का देकर मॉन्स्टर के रास्ते से हटा देती है। वो एडवेंचरर इतना डर जाता है कि तुरंत एक एग्जिट कार्ड यूज कर देता है। एग्जिट कार्ड एक ऐसा आइटम था जो कुछ कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के बदले पूरी पार्टी को तुरंत डंजन से बाहर टेलीपोर्ट कर देता था। कार्ड एक्टिवेट होते ही उसकी पूरी पार्टी चमकने लगती है और तुरंत टेलीपोर्ट हो जाती है। लेकिन अराजितो नोटिस करता है कि इग्राशी उनके साथ टेलीपोर्ट नहीं हुई। इसका मतलब वो उनकी पार्टी की मेंबर नहीं थी। अराजितो जोर से चिल्लाता है कि वो उसकी हेल्प करने के लिए आ रहा है। वो मॉन्स्टर पर स्लिंग स्लूट से पत्थर चला देता है, लेकिन उस अटैक से मॉन्स्टर को बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता। इग्राशी अराजितो को चिल्लाकर कहती कि जब तक मौका है भाग जाओ। वो कहती कि ये उसकी खुद की फाइट है। इतना कहकर वो अपना लाइटनिंग अटैक चार्ज करती है। बिजली सीधा मॉन्स्टर को लगती है, लेकिन इतना पावरफुल अटैक भी मॉन्स्टर को ज्यादा डैमेज नहीं दे पाता। मॉन्स्टर फिर से इग्राशी की तरफ दौड़ पड़ता है। इस बार इग्राशी के पास इतना माना नहीं बचा था कि वो ब्लिंक स्टेप यूज कर सके, इसलिए वो सीधा अपने स्पेयर से अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन मॉन्स्टर बहुत ही इंटेलिजेंट था। स्पेयर लगने से एक पल पहले ही वो ऊपर की तरफ उछल जाता है, फिर तुरंत नीचे आकर इग्राशी को जोर से उड़ा देता है। अराजितो इग्राशी को बचाने के लिए डिफेंस सपोर्ट यूज करना चाहता था, क्योंकि ये स्किल सिर्फ उसके अपने पार्टी मेंबर्स पर ही काम करता था। इसलिए इग्राशी सीधा जमीन पर गिर जाती है। वो अराजितो से फिर से भागने को कहती है, लेकिन अराजितो उसे अकेला छोड़कर जाने से मना कर देता है। मॉन्स्टर अब अराजितो को टारगेट करता है।
टेरिशा तुरंत उसके सामने आकर अटैक ब्लॉक कर लेती है। अराजीतो फिर से डिफेंस सपोर्ट कास्ट करता है। इस बार शील्ड मॉन्स्टर के अटैक्स को आसानी से रोक लेती है। ये देखकर अराजीतो अंदाजा लगाता है कि मॉन्स्टर हर हिट में 10 से कम डैमेज करता है और अगर उसका अटैक इतना है तो उसकी डिफेंस भी शायद उतनी ही होगी। ये सोचकर वो टेरिशा को अटैक करने का ऑर्डर देता है। साथ ही वो अटैक सपोर्ट से टेरिशा की अटैक पावर भी बढ़ा देता है। पावर बूस्ट मिलते ही टेरिशा एक ही अटैक में मॉन्स्टर को काट देती है। मॉन्स्टर उड़कर एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है। मॉन्स्टर के मरने के बाद अराजीतो तुरंत इग्राशी के पास दौड़ता है। वो उसकी हालत चेक करता है। कुछ ही देर बाद रेबो और डेंजर रेस्क्यू टीम के बाकी मेंबर्स भी वहां पहुंच जाते हैं। अराजीतो टेरिशा से कहता है कि वो उन्हें यहाँ ले आए। टेरिशा तुरंत उसकी बात मान लेती है, लेकिन उसी वक्त अराजीतो और टेरिशा दोनों को पता चलता है कि वो लेवल अप कर चुके हैं। ये अराजीतो के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। लेवल अप होने की वजह से उसके पास इतने स्किल पॉइंट्स आ गए थे कि वो रिकवरी सपोर्ट अनलॉक कर सका। अब वो इग्राशी के चोट को हील कर सकता था। वो इग्राशी को अपने पास खींचता है और फिर वो कहता है कि वो उसको हील करना चाहता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इग्राशी उसकी पार्टी मेंबर बनने के लिए एग्री करे। ये प्रपोजल सुनकर इग्राशी खुशी खुशी हाँ बोल देती है। उसके तुरंत बाद वो बेहोश हो जाती है। अराजीतो उसके स्टैट्स चेक करता है। उसे देखकर खुशी होती है कि रिकवरी सपोर्ट काम कर रहा है। इग्राशी की हेल्थ धीरे धीरे रिकवर होने लगती है। हालांकि वो अभी भी अनकॉन्शियस थी, इसलिए अराजीतो रेस्क्यू टीम को उसे एक प्रॉपर हीलर के पास ले जाने देता है। उसके बाद अराजीतो रेड कॉटन बॉल का ड्रॉप उठाता है और वहां से निकलने की तैयारी करता है। तभी एलिसिया और सुजुने भी वहां आ जाती है। उन्होंने उस एरिया से शोर सुना था, इसलिए वो देखने आई थी कि क्या हुआ है। दोनों अराजीतो से पूछती है कि यहाँ क्या हुआ था। अराजीतो बताता है कि उसका सामना एक नेम्ड मॉन्स्टर से हो गया था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है क्योंकि वो मॉन्स्टर मर चुका है। ये सुनकर एलिसा हैरान रह जाती है। वो कहते हैं कि नेम्ड मॉन्स्टर इतने डेंजरस होते हैं कि अगर सावधानी ना रखी जाए तो वो पूरे लेवल 3 पार्टी को भी खत्म कर सकते हैं। लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि अराजीतो सिर्फ बचा ही नहीं बल्कि मॉन्स्टर को भी हरा दिया। अलीसा मान लेती है कि अराजीतो के साथ जरूर कोई बहुत ही पावरफुल रियर गार्ड होगा। अराजीतो को याद आता है कि एलिसा सुबह रियर गार्ड ढूंढ रही थी। उसे लगता है कि अगर एलिसा को पता चल गया कि असली रियर गार्ड वो खुद है तो वो उसे अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए बार बार रिक्वेस्ट करेगी, इसलिए वो फिलहाल ये बात सीक्रेट ही रखता है। बाद में अराजीतो टाउन वापस लौट आता है। वो मर्सनरी गिल्ड जाकर टेरिशा को लीला के पास वापस छोड़ देता है। लीला खुश होती है कि दोनों सेफली वापस आ गए। वो टेरिशा से कहती है कि अपने वेपन क्राफ्ट्समैन के पास जमा करके अंदर आ जाना। टेरिशा चुपचाप सिर हिला देती है, लेकिन जाने से पहले वो अचानक अराजीतो के चेस्ट पर अपना हाथ रखकर उसे गुड बाय कहती है। ये देखकर लीला भी सरप्राइज हो जाती है क्योंकि टेरिशा ने पहले कभी किसी के लिए इतना अपनापन नहीं दिखाया था। लीला सोचने लगती कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से टेरिशा अराजीतो को इतना पसंद करने लगी। इसी दौरान अराजीतो लीला से पूछता कि क्या टेरिशा को परमानेंटली अपनी पार्टी में शामिल करने का कोई तरीका है। नॉर्मली लीला अपने मर्सनरीज को किसी को परमानेंटली नहीं देती, लेकिन वो देख सकती कि अराजीतो और टेरिशा के बीच अच्छा बॉन्ड बन गया है, इसलिए वो कहती है कि अगर अराजीतो 100 कॉपर टिकट्स ले आए तो टेरिशा परमानेंटली उसकी पार्टी ज्वाइन कर सकती है। ये अमाउंट सुनकर अराजीतो को लगता है कि ये इतना महंगा नहीं है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब उसका अगला गोल वही होगा। इसके बाद वो गिल्ड वापस जाता है ताकि रेड कॉटन बॉल को हराने का रिवॉर्ड क्लेम कर सके, लेकिन वो नहीं चाहता कि सबके सामने कोई हंगामा हो, इसलिए वो लुइसा से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो किसी प्राइवेट रूम में बात कर सकते हैं। प्राइवेट रूम में पहुंचने के बाद लुइसा अराजीतो के स्नेकर कार्ड की रिपोर्ट देखती है। रिपोर्ट देखते ही वो हैरान रह जाती है। उसमें लिखा था कि अराजीतो ने रेड कॉटन बॉल को हरा दिया था। उस मॉन्स्टर पर 20 गोल्ड का बाउंटी था और इस फाइट के बदले अराजीतो को टोटल 280 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिले थे। उसके बाद अराजीतो लुइसा से अपने कार्ड पर लिखे ट्रस्ट वैल्यू के बारे में पूछता है। लुइसा बताती कि ट्रस्ट वैल्यू ये बताता है कि पार्टी के दूसरे मेंबर्स के साथ उसका रिलेशनशिप कितना अच्छा है। वो कहती है कि आज तक उसने एक ही दिन में किसी का ट्रस्ट वैल्यू मैक्सिमम 5 तक बढ़ते देखा था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा कि अराजीतो और टेरिशा के बीच सिर्फ एक दिन में इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे बन गया। अराजीतो सोचता है कि शायद उसे रियर गार्ड स्किल की वजह से ऐसा हुआ है। उसका मानना है कि रियर गार्ड को अपनी पार्टी के मेंबर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना जरूरी होता है, इसलिए शायद उसके स्किल ने ट्रस्ट वैल्यू को बढ़ा दिया। लेकिन अराजीतो को एहसास होता है कि फ्यूचर में ये एबिलिटी उसके लिए प्रॉब्लम भी बन सकती है। फिलहाल वो लुइसा से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी ये पूरी बात किसी और को ना बताए। वो नहीं चाहता कि अभी उसकी एबिलिटीज के बारे में किसी को पता चले। लुइसा उसकी बात समझ जाती है। वो प्रॉमिस करती है कि ये सीक्रेट किसी को नहीं बताएगी। इसके बाद लुइसा अराजीतो को बताती है कि आज की परफॉर्मेंस की वजह से अब वो सभी स्नीकर्स के टॉप हाफ में आ गया है। इस अचीवमेंट की वजह से अब वो डिस्ट्रिक्ट 8 सूट में रहने के लिए क्वालिफाई कर गया है।
लुइसा ये भी बताती कि इग्राशी अब इमरजेंसी रूम में होश में आ चुकी है। अगर अराजितो चाहे तो वो उससे मिल सकता है। जब अराजितो रूम में पहुंचता है तब इग्राशी बेड पर लेटी होती है, अपने स्नीकर कार्ड देख रही होती है। उसका कार्ड पर 0 कंट्रीब्यूशन पॉइंट लिखे थे। अराजितो उसे देखकर खुश होता है कि वो ठीक है, लेकिन इग्राशी खुद को लेकर बहुत बुरा महसूस कर रही थी। वो बताती कि उसने सिर्फ इसलिए वेलकरी जॉब चूज किया था क्योंकि उसे वो नाम कूल लगा था, लेकिन बाद में कोई भी पार्टी मेंबर उसे अपने साथ लेने को रेडी नहीं हुई। पहले उसे लगा था कि वो सब कुछ अकेले हैंडल कर लेगी, लेकिन नेम्ड मॉन्स्टर के सामने वो बुरी तरह हार गई और आखिर में दूसरों ने उसे रेस्क्यू किया। इसी वजह से वो खुद को एक कंप्लीट फेलियर समझने लगती है। लेकिन अराजितो उससे कहता है कि उसे उस वक्त इग्राशी को बहुत कूल देखा था, क्योंकि इतने डेंजरस मॉन्स्टर के सामने भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसकी वही हिम्मत देखकर अराजिता को भी पूरी जान लगाकर लड़ने की मोटिवेशन मिली थी। ये बात सुनकर इग्राशी को काफी अच्छा महसूस होता है। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ जाती है। उसके बाद अराजितो इग्राशी से पूछता है कि क्या वो ऑफिशियली उसकी पार्टी ज्वाइन करना चाहेगी। वो बताता है कि पहले वाला पार्टी फॉर्मेशन सिर्फ टेम्पोररी था ताकि वो उसकी हीलिंग कर सके। अब वो सच में उसके साथ एक टीम बनाना चाहता है। अराजितो प्रॉमिस करता है कि रियर गार्ड की रूप में वो पूरी कोशिश करेगा कि हर तरह से उसकी हेल्प कर सके। ये सुनकर इग्राशी बहुत खुश हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि अराजितो ने खुद उसे पार्टी ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया है, इसलिए वो खुशी खुशी उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। वो कहती है कि अब वो साथ मिलकर काम करने का इंतजार करेगी, लेकिन साथ ही वो अराजितो से एक रिक्वेस्ट भी करती है। वो चाहती है कि अराजितो अब उसे वैसे फॉर्मली बात ना करे जैसे ऑफिस में अपने सुपीरियर से करता था, क्योंकि इस दुनिया में दोनों बराबर हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अराजितो इग्राशी को अपने लॉजिंग में रहने का इन्विटेशन देता है। इग्राशी के पास भी अभी रहने की कोई जगह नहीं थी और उसके पास पैसे भी नहीं थे, क्योंकि उसने अब तक कुछ अर्न ही नहीं किया था। रास्ते में चलते वक्त इग्राशी एक शॉप की विंडो में रखे हुए सुंदर ड्रेसेस देखने लगती है, लेकिन अभी उसके पास 1 रुपया भी नहीं थे। तब अराजितो कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसके लिए ड्रेस खरीद देगा। इग्राशी हैरानी से पूछती कि क्या वो सच में सीरियस है। अराजितो कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर इग्राशी उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। जब इग्राशी ड्रेस देख रही होती है तब अराजितो कहता है कि उसने कभी उसे इस तरह की ड्रेस पहनते हुए नहीं देखा। फिर उसे याद आता है कि ऑफिस से बाहर दोनों कभी मिले ही नहीं थे और ना ही वो कभी कंपनी पार्टीज में एक दूसरे से मिले थे। इग्राशी बताती कि इसके पीछे एक वजह थी। थोड़ा शर्माते हुए वो कहती कि उसके पास पहले एक कर्फ्यू हुआ करता था। अपनी उम्र में कर्फ्यू होना भी उसे अजीब लगता था, लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी जिंदगी के लगभग हर डिसीजंस को कंट्रोल करते थे। और गाइस, यहाँ कर्फ्यू का मतलब कुछ और नहीं बल्कि पेरेंट्स की रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए वो उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाती थी। बाद में उसके फादर को एक क्लाइंट की तरफ से उसके लिए मैरिज प्रपोजल भी आया था, लेकिन इग्राशी नहीं चाहती थी कि उसके पेरेंट्स उसकी शादी का फैसला भी खुद करें। इस वजह से उसने बहुत मेहनत करके इंडिपेंडेंट बनने का डिसीजन लिया था। वो चाहती थी कि उसके पेरेंट्स का उसकी लाइफ के डिसीजन पर कंट्रोल खत्म हो जाए। शाम होने पर अराजितो और इग्राशी एक कैफे में बैठकर डिनर करते हैं। अराजितो को लगता है कि अब वो इग्राशी को पहले से काफी अच्छी तरह समझने लगा है। अब उसे समझ आ गया कि ऑफिस में वो हमेशा काम को लेकर इतनी स्ट्रिक्ट और पुशी क्यों रहती थी। तभी उसके पास बैठे कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। वो कह रहे थे कि डेथ स्वॉर्ड वापस टाउन में आ गई है। पहले तो अराजितो उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि वो डेथ स्वॉर्ड असल में एलिसिया है, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। वो उन स्नीकर्स की बात ध्यान से सुनने लगता है। उनके मुताबिक एलिसिया ने व्हाइट नाइट ब्रिगेड छोड़ दी थी और टाउन पहुंचते ही उसने तुरंत एक रूकी को अपनी पार्टी में रिक्रूट कर लिया था। उस रात अराजितो और इग्रेशिया सोने की तैयारी करते हैं। दोनों एक ही रूम में रह रहे थे। प्राइवेसी के लिए उन्होंने बेड के बीच में एक कर्टेन लगा दिया था। रात के बीच में अचानक इग्राशिया अराजितो को जगा देती है। वो उसे डिस्टर्ब करने के लिए माफी मांगती है। फिर रिक्वेस्ट करती है कि सोते वक्त दूसरी तरफ मुंह करके सोए। इग्राशिया कहती है कि उसे अराजितो पर बिल्कुल शक नहीं है। उसे नहीं लगता कि वो कोई गलत हरकत करेगा, लेकिन जब अराजितो उसकी तरफ मुंह कर लेता है तब उसे किसी अजीब सी फीलिंग होने लगती है। तब अराजिता को अचानक एक बात समझ आती है। बेड पर सोने की पोजीशन में वो टेक्निकली रियर गार्ड और वेंट गार्ड की पोजीशन में थे। इसी वजह से उसका रियर गार्ड स्किल एक्टिवेट हो गया था। उस स्किल का बूस्टेड अफेक्शन इफेक्ट इग्राशी पर काम कर रहा था। अराजितो समझ गया कि अगर वो इस तरह उसके पास सोता रहा तो सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि आज की रात वो काउच पर ही सोएगा। अब उसे समझ आ गया कि उसकी रियर गार्ड स्किल सिर्फ बैटल में ही नहीं बल्कि कॉम्बैट के बाहर भी एक्टिवेट रह सकती है। अगर ऐसा है तो कल उसे अपने लिए अलग बेड लेना ही पड़ेगा। अगले दिन अराजितो फिर से टेरिशा को रेंट पर लेता है ताकि वो और इग्राशी के साथ लेबरेज जा सके।
लेब्रिंथ में जाने से पहले अराजितो उन वेपन्स और आर्मर्स को लेने जाता है जो रेड कॉटन बॉल मॉन्स्टर के मटेरियल से बने गए थे। उन्होंने टेरिसा के लिए फायर रेजिस्टेंस वाला रेड बकलर बनाया था, एक राशि के लिए फायर रेजिस्टेंस स्कार्फ बनाया गया था और अराजिता के गुलेल के लिए फ्लेम अपग्रेड भी कर दिया गया था। अब उसके पास 2 वैनगार्ड थे, इसलिए अराजिता को पूरा भरोसा था कि अब लेब्रिंथ को और आसानी से क्लियर कर पाएगा। दिन भर ग्रुप में डजन्स ऑफ मॉन्स्टर को डिफीट किया। कुछ ही देर बाद वो लेब्रिंथ के सेकेंड फ्लोर के एंट्रेंस तक पहुंच गया, लेकिन अराजिता को लगा कि अभी नीचे जाना सही आइडिया नहीं है। उसने र्यूमर सुने थे कि सेकेंड फ्लोर पर एक बहुत ही डेंजरस नेम्ड मॉन्स्टर दिखा गया था। वो इतना पावरफुल है कि लेवल 3 या लेवल 4 पार्टी को भी आसानी से वाइप आउट कर सकता है, इसलिए अराजितो उस मॉन्स्टर से टकराना नहीं चाहता था। तभी पोर्टल की दूसरी तरफ से किसी की चीखने की आवाज आती है। लग रहा था कोई मुश्किल में है। अराजितो उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता था, इसलिए वो और उसकी टीम पोर्टल के अंदर चले गए। दूसरी तरफ उन्हें एलिसा और सुजुमे उसी नेम्ड मॉन्स्टर से लड़ते नजर आते हैं। एलिसा सुजुमे को भागने के लिए कहती है और खुद मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है। वो मॉन्स्टर को काफी डैमेज देकर गिरा देती है, लेकिन अभी भी कुछ बी मॉन्स्टर्स बाकी थे। अराजिता सबको बीस को खत्म करने के लिए कहता है। सारे बीस को मारने के बाद अराजितो सुजुने के पास जाकर पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। सुजुने कहती कि हाँ वो ठीक है, लेकिन उसे लगता था कि वो बहुत वीक है और एलिसा के लिए बोझ बन रही है। एलिसा उसे समझाती कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के रास्ते में सुजुने ने अकेले बहुत सारे मॉन्स्टर को डिफीट किया था। एलिसा कहती कि उन्हें आगे बढ़ना होगा ताकि सुजुने इतनी स्ट्रांग बन सके कि उसके साथ वापस जा सके। ये सुनकर अराजितो पूछता है कि क्या वो व्हाइट नाइट ब्रिगेड की बात कर रही है। अगर हाँ तो उसके पास कुछ सवाल है, लेकिन एलिसा कहती कि वो कभी भी व्हाइट नाइट ब्रिगेड में वापस नहीं जाएगी। उसका असली मकसद सिर्फ मस्काई को बचाना है। वो बताती कि मस्काई सुजुनो की सबसे अच्छी दोस्त है। जब उन्होंने अपनी जॉब चूज की थी तब मस्काई ने गैम्बलर जॉब चूज की थी। सबको ये डिसीजन थोड़ा बेवकूफ लगा था, लेकिन मस्काई को पूरा यकीन था कि उसकी लक बहुत अच्छी है, इसी वजह से उसने गैम्बलर चूज किया। लेकिन कुछ ही दिन बाद एक मॉन्स्टर ने ट्रेजर चेस्ट ड्रॉप किया। जैसे ही मस्काई ने चेस्ट उठाया, वो टेलीपोर्ट होकर सेकेंड फ्लोर के किसी अननोन लोकेशन पर चली गई। इसी वजह से उन्हें उसे जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। एक राशि को यह सोचकर बुरा लगा कि मस्काई इतनी डेंजरस जगह पर अकेले फंसी हुई है। अगर उसका सामना किसी मॉन्स्टर से हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए इग्राशी एलिसा और सुजुने की हेल्प करने का ऑफर देती है। एलिसा उसका शुक्रिया अदा करती है। अराजितो भी उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। एलिसा और सुजुने दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। अराजितो की स्ट्रेंथ देखकर उन्हें अब मस्काई को ढूंढने की उम्मीद और बढ़ गई थी। उनके पास स्ट्रेंथ तो काफी थी, लेकिन लोगों की कमी थी। इसलिए अराजितो पूछता कि क्या इस फ्लोर पर और भी पार्टीज मौजूद हैं जो सर्च में हेल्प कर सके, लेकिन एलिसा बताती कि इस फ्लोर पर और कोई पार्टी नहीं है। हाँ, जब वो पहली बार यहाँ आई थी तब उसे लगा था कि कोई उसे देख रहा है। अराजितो को ये बात काफी अजीब लगती है। आखिर कोई सेकेंड फ्लोर पर आने वाले एडवेंचरर्स पर नजर क्यों रखेगा? लेकिन अगर सच में यहाँ और कोई नहीं है तो इसका मतलब है कि उन्हें सब कुछ खुद से ही करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन और भी मुश्किल हो जाती है। ज्यादा एरिया कवर करने के लिए अलग अलग होना बेस्ट ऑप्शन होता है, लेकिन अगर कोई अकेला मॉन्स्टर से टकरा गया तो बहुत डेंजरस हो सकता है। इसलिए सबसे सेफ ऑप्शन यही है कि सब एक साथ रहे और एक दूसरे की हेल्प करें। लेकिन ऐसा करने के लिए अराजितो एलिसा और सुजुनो से कहता है कि वो टेम्पोरली उसकी पार्टी ज्वाइन करे। उसकी सपोर्ट मैजिक सिर्फ पार्टी मेंबर्स पर ही काम करती है। एलिसा को याद आता है कि अराजितो ने पहले अपनी शील्ड सपोर्ट से सबको प्रोटेक्ट किया था, इसलिए उसकी पार्टी ज्वाइन करना फायदे का सौदा था। वो सुजुने को अराजितो की पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहती है, लेकिन एलिसा खुद पार्टी ज्वाइन करने से मना कर देती है। उसका लेवल बाकी सबसे काफी ज्यादा था। अगर वो पार्टी में होती तो सबको मॉन्स्टर से बहुत कम एक्सपीरियंस मिलता, इसलिए वो सोलो प्लेयर के रूप में उनके साथ चलने का डिसीजन लेती है। अराजितो इस बात से एग्री कर लेता है, लेकिन चलने से पहले वो एलिसा से एक सवाल पूछता है। उसे याद था कि कुछ दिन पहले गिल्ड में एलिसा ने कहा था कि उसकी वैनगार्ड जॉब में कुछ इनकन्वीनियंट बातें हैं। अराजितो पूछता है कि अगर वो लोग अब साथ काम करने वाले हैं तो क्या उन्हें उसके बारे में पता होना चाहिए, लेकिन एलिसा जवाब देने के बजाय अराजितो से एक प्रॉमिस मांगती है। वो कहती है कि अगर कभी वो सबको भागने के लिए कहे तो अराजितो बिना सोचे उसे छोड़कर बाकी सबको लेकर निकल जाएगा। वो बताती कि उसने सुजुने को एक एग्जिट स्क्रॉल भी दिया हुआ है, इसलिए जरूरत पड़ने पर वो लोग आसानी से एस्केप कर सकते हैं। अराजितो उससे प्रॉमिस कर देता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे चिंता होने लगती है क्योंकि एलिसा उसकी पार्टी मेंबर नहीं है और अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ तो अराजितो अपनी सपोर्ट स्किल से उसकी हेल्प भी नहीं कर पाएगा। ग्रुप सेकेंड फ्लोर पर आगे बढ़ता रहता है। कुछ देर बाद उन्हें पास ही किसी लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देती है। एलिसा तुरंत पहचान लेती कि ये आवाज मस्काई की है। सब उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं कि मस्काई को एक बड़े पत्थर से बांध दिया गया है। उसके सामने कई जायंट ऑक्स खड़े हुए हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम्स ऑक्स नहीं थे,
उनके बीच एक और पावरफुल नेम्ड मॉन्स्टर भी खड़ा था। अराजितो समझ जाता है कि इस मॉन्स्टर से लड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ऐसे नेम्ड मॉन्स्टर्स इस एरिया में होना ही नहीं चाहिए था। एलिशा को शक होता है कि किसी ने जानबूझकर इस नेम्ड मॉन्स्टर को यहाँ लाकर छोड़ा है ताकि उन्हें इससे लड़ना पड़े। अराजितो को लगता है कि शायद इसका कनेक्शन इस बात से है जब एलिशा को लगा था कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। एलिशा को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए सबसे जरूरी बात सिर्फ मशकाई को बचाना था, इसलिए वो बिना देर किए मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है। शुरू में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। सिर्फ एक ही अटैक में वो कई सारे नॉर्मल ऑक्स को मार देती है, लेकिन तभी उन ऑक्स का खून उसके शरीर पर गिर जाता है और वहीं से उसकी मुश्किल शुरू हो जाती है। जैसे ही ऑक्स का खून एलिसा के शरीर पर गिरा, उसके आसपास का डार्क रेड ऑरा फैल गया और उसका बिहेवियर अचानक बिल्कुल बदल गया। ये देखकर अराजितो तुरंत समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। असल में एलिसा के पास बर्सर्क स्किल थी। ये स्किल तब एक्टिवेट होती थी जब उसके शरीर पर किसी एनिमी का ब्लड लग जाता था। इस स्किल से उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, लेकिन इस पावर की एक बड़ी कीमत भी थी। कुछ देर के लिए वो अपनी शांति खो देती थी और उसके अंदर सिर्फ ब्लड लस्ट ही रह जाता था। इस स्टेट में वो बिना सोचे अपने टीममेट्स पर ही अटैक कर सकती थी। इसी वजह से एलिशा ने पहले ही अराजितो से प्रॉमिस किया था कि अगर ऐसा कुछ हो तो सब उसे छोड़कर भाग जाएं। लेकिन फिलहाल उसका ध्यान सिर्फ नेम्ड मॉन्स्टर पर था। वो हवा में उछलकर अपनी पूरी ताकत के साथ मॉन्स्टर के सिर पर वार करती है। उसकी स्वॉर्ड सीधा मॉन्स्टर के हेड पर लगती है, लेकिन सब लोग शॉक हो जाते हैं। इतना पावरफुल अटैक होने के बाद भी मॉन्स्टर को जरा सा भी डैमेज नहीं होता। अगले ही पल मॉन्स्टर एक पावरफुल सोनिक अटैक यूज करता है। उस अटैक से एलिशा सीधा जमीन पर गिर जाती है। मॉन्स्टर उसे उठाकर जोर से दबाने लगता है। सिचुएशन बहुत डेंजरस हो जाती है। इतनी बुरी हालत होने के बाद भी एलिशा सबको चिल्लाकर कहती है कि उसे छोड़कर भाग जाओ। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से बाकी सबकी जान खतरे में पड़े। अराजितो समझ गया कि लॉजिकली देखा जाए तो उनमें से किसी के पास भी इतनी पावर नहीं थी कि उस मॉन्स्टर को हरा सके। अगर वो सब एस्केप स्टोन यूज कर लेते तो आसानी से बचकर निकल सकते थे, लेकिन अराजितो ऐसा इंसान नहीं था जो अपने साथी को छोड़कर भाग जाए। उसने तुरंत अपना गुलेल निकाला और सीधा मॉन्स्टर की आंख पर निशाना लगाया। अटैक से मॉन्स्टर का डैमेज तो नहीं हुआ, लेकिन वो एक पल के लिए स्टन जरूर हो गया। इसी वजह से उसने एलिसा को छोड़ दिया। एलिसा को थोड़ी देर के लिए सांस लेने का मौका मिल गया। अराजितो अपनी टीम की तरफ मुड़कर कहता है कि अब सिचुएशन बहुत डेंजरस होने वाली है। अगर कोई भी अभी एस्केप स्क्रॉल यूज करके बाहर जाना चाहता है तो वो उसे नहीं रोकेगा, लेकिन उसकी टीम की कोई भी मेंबर उसे अकेले छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तब ने कहा कि वो उसके साथ मिलकर लड़ेंगे और अगर जीतने का कोई चांस न रहा तो सब मिलकर एक साथ एस्केप स्क्रॉल यूज करेंगे। ये सुनकर अराजितो को बहुत खुशी होती है, लेकिन वो जानता है कि सिर्फ उन सबकी स्ट्रेंथ से वो मॉन्स्टर नहीं हारेगा। सिर्फ एलिसा ही थी जो मॉन्स्टर का सामना कर सकती थी। तब अराजितो के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एलिसा से तुरंत उसकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहता है। उसका मानना था कि अगर एलिसा उसकी पार्टी में आ गई तो वो अपने सपोर्ट मैजिक से उसकी अटैक पावर और बढ़ा सकता है। शायद तब एलिसा के अटैक मॉन्स्टर को डैमेज दे सके। शुरू में एलिसा थोड़ा हेजिटेट करती है, लेकिन आखिर में वो अराजितो की पार्टी ज्वाइन कर लेती है। पार्टी ज्वाइन करते ही अराजितो उस पर अपना अटैक सपोर्ट ब्लफ लगा देता है। फिर वो एलिसा से कहता है कि अपने सबसे पावरफुल हाई डैमेज अटैक यूज करे। एलिसा बिना वक्त गवाए अपनी 2 अल्टीमेट स्किल्स लगातार यूज करती है। इस बार अटैक सीधा मॉन्स्टर को लगता है और आखिरकार नेम्ड मॉन्स्टर डिफीट हो जाता है। लेकिन इतनी ज्यादा पावर यूज करने की वजह से एलिशा का शरीर बिल्कुल थक चुका था। वो खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। जिन लोगों ने ये पूरा ट्रैप सेट किया था वो पास ही एक पहाड़ी से सब कुछ देख रहे थे। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एलिसा सच में उस नेम्ड मॉन्स्टर को हरा देगी, इसलिए उन्होंने अपना बैकअप प्लान एक्टिवेट कर दिया। उन्होंने एलिसा को एरो से मारने की कोशिश की, लेकिन अराजितो की टीम ने वक्त रहते उनकी प्रेजेंस को नोटिस कर लिया। सबने मिलकर टीम वर्क की मदद से तीनों अटैकर्स को पकड़ लिया और हरा दिया। उसके बाद अराजितो एलिसा के पास जाकर उसकी कंडीशन चेक करता है। ज्यादातर तो वो ठीक थी, लेकिन इतनी थकान की वजह से वो हिल भी नहीं पा रही थी। अराजितो तुरंत उस पर अपनी हीलिंग सपोर्ट मैजिक यूज करता है और उसे कहता है कि अब वो जल्दी ठीक हो जाएगी। वो एलिसा को बताता है कि मशकाई बिल्कुल सेफ है और ये सब सिर्फ उसकी वजह से पॉसिबल हुआ। थोड़ी देर बाद मशकाई को भी होश आ जाता है। वो सुजुने और बाकी सबको देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि वो बहुत डर गई थी और सबको उसके बचाने के लिए दिल से शुक्रिया अदा करती है। एलिसा अराजितो से माफी मांगती है। वो कहती कि उसने अपनी बर्सर्क स्किल के बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। उसे पता था कि अराजितो के मन में अभी भी बहुत सारे सवाल होंगे, इसलिए वो प्रॉमिस करती है कि टाउन लौटते ही बाद में वो सब कुछ डिटेल में बता देगी। अराजितो ये सुनकर खुश हो जाता है, क्योंकि जब से उसने एलिसा की अजीब कंडीशन देखी थी तब से वो उसके बारे में जानना चाहता था। उसके बाद अराजितो मरे हुए नेम्ड मॉन्स्टर की बॉडी इंस्पेक्ट करता है।
तब उसकी नजर मॉन्स्टर के हाथ में रखे एक ब्लैक क्यूब पर पड़ती है। उसे देखकर वो हैरान रह जाता है। एलिसा बताती है कि वो असल में एक ट्रेजर चेस्ट है। नेम्ड मॉन्स्टर से ऐसे ट्रेजर चेस्ट बहुत ही रेयर ड्रॉप होते हैं और उनके अंदर अक्सर बहुत वैल्यूएबल लूट होता है। लेकिन वो अराजितो को अभी उस चेस्ट को खोलने से मना करती है क्योंकि पता नहीं उसके अंदर किस तरह का ट्रैप लगा हो। वो समझती है कि सबसे सेफ तरीका ये होगा कि चेस्ट को टाउन ले जाकर किसी प्रोफेशनल चेस्ट ओपनर से खुलवाया जाए। उनके पास डेंजरस ट्रेजर चेस्ट को सेफली हैंडल करने की स्पेशल स्किल्स होती है। और उसके बाद मशकाई अराजितो के पास आती है। वो उसका शुक्रिया अदा करती है कि वो उसे बचाने आया। साथ ही वो अपनी गलती के लिए माफी भी मांगती है। वो कहती है कि उसने लेबरिंथ की डेंजर का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, इसी वजह से उसने केयरलेसली मिस्टेक कर दी। लेकिन अब वो प्रॉमिस करती है कि ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। अपनी बात खत्म करते ही मशकाई अचानक कहती है कि उसने बहुत भूख लगी है और अराजितो से रिक्वेस्ट करती है कि वो सबको लंच खिला दे। अराजितो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है लेकिन फिर वो मान जाता है। उसे लगा था कि नेम्ड मॉन्स्टर को डिफीट करने के रिवॉर्ड में उसे वैसे भी काफी पैसे मिलने वाले हैं, इसलिए सबको खाना खिलाना कोई बुरी बात नहीं होगी। कुछ देर बाद सब लोग वापस टाउन लौट आते हैं। उसके बाद वो गिल्ड में जाकर लेबरिंथ में हुई सारी बातें रिपोर्ट कर देते हैं। जैसे ही लुइसा अराजितो को बैटल लॉक पढ़ती है वो लगभग बेहोश हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि अराजितो ने उसे डिफीट कर दिया। वो तुरंत अराजितो को प्राइवेट रूम में चलने के लिए कहती है क्योंकि अगर बाकी लोगों को इस बात का पता चल गया तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। प्राइवेट रूम में पहुंचने के बाद लुइसा बताती है कि नेम्ड मॉन्स्टर की भी अलग अलग रेयरिटीज होती है और जिस मॉन्स्टर को अराजितो ने हराया था वो उनमें से एक बहुत पावरफुल रेयरिटी का मॉन्स्टर था। कुछ समय पहले लगभग 24 एडवेंचरर्स ने मिलकर उस जजमेंट को डिफीट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सब बुरी तरह हार गए थे। उनमें से सिर्फ बर्गन की पार्टी ही जिंदा बच पाई थी और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने बाकी सबको छोड़कर तुरंत भाग लिया था। लुइसा बताती कि वही बर्गन की पार्टी वाले लोग मशकाई को बैट बनाकर एलिसा को मॉन्स्टर के पास ले गए थे। उनका प्लान था कि एलिसा मॉन्स्टर को कमजोर कर देगी और बाद में वो लोग आकर उसे मारकर सारा क्रेडिट खुद ले लेंगे। लुइसा अराजितो को यकीन दिलाती कि गिल्ड उन सब क्रिमिनल्स को उनके क्राइम्स की सजा जरूर देगी। ये सुनकर अराजितो थोड़ा क्यूरियस हो जाता है। उसे इस दुनिया के लीगल सिस्टम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, इसलिए वो लुइसा से पूछता कि क्या इस कंट्री का कोई किंग है। लुइसा बताती कि इस देश का अभी कोई किंग नहीं है। बहुत पहले इस देश को बनाने वाले रॉयल फैमिली को एक्साइल कर दिया गया था। अब इस देश की सबसे बड़ी अथॉरिटी सिर्फ चर्च और गिल्ड के पास है। फिर अराजितो पूछता है कि क्या लोग लेबरिंथ इसलिए एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि नेशन उन्हें ऐसा करने के लिए कहता है। लुइसा कहती है कि हाँ, कुछ हद तक ऐसा ही है। ये एक तरह की आर्म्स रेस है। दुनिया के अलग अलग नेशंस लेबरिंथ को सबसे पहले क्लियर करने की रेस में लगे हुए हैं क्योंकि उस लेबरिंथ की गेट दुनिया के कई अलग अलग कंट्रीज में मौजूद है। लेकिन उस रेस का फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है ये लुइसा को भी नहीं पता। उसके बाद वो अराजितो को कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कैलकुलेट करती है। रिजल्ट देखकर वो एक बार फिर शॉक हो जाती है। उस दिन अराजितो ने इतने डिफिकल्ट मॉन्स्टर को डिफीट किया था और उसने अच्छा काम किया था कि उसने टोटल 1600 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स अर्न किए थे। इतने पॉइंट्स की वजह से वो नेम्ड लीडर बोर्ड नंबर 2 की पोजीशन पर पहुंच गया। एक नया एडवेंचरर के लिए ये अचीवमेंट बिल्कुल अनबिलीवेबल थी। तभी मशकाई रूम में आती है। वो अराजितो से पूछती कि क्या उसका काम खत्म हो गया क्योंकि अब वो सबके साथ डिनर पर जाना चाहती है। अराजितो सोचता है कि जब वो अपनी पूरी पार्टी को ट्रीट दे ही रहा है तो लुइसा को भी इनवाइट कर देता है। लुइसा खुशी खुशी इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है। उस रात सब लोग एक रेस्टोरेंट पे डिनर करने जाते हैं। जब सब लोग बैठ जाते हैं और खाना सर्व हो जाता है तब अराजितो सबसे कहता है कि उसे एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। वो बताता है कि उसका एक बड़ा गोल इतना पैसा कमाना है कि वो टेरिशा को हमेशा के लिए खरीद सके ताकि वो उसकी परमानेंट पार्टी मेंबर बन सके और उसके बाद वो किसी भी तरह टेरिशा को दोबारा उसकी ह्यूमन फॉर्म में वापस लाने का तरीका ढूंढेगा। तो गाइज ये वीडियो यहीं पर एंड होती है और अगर ये पार्ट आपको पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड आगे डाल दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।